मैम बीपीएससी क्रैक करने का सपना अगर मेरा है या किसी भी एस्पिरेंट का है तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि हम बीपीएससी को क्वालिफाई करें। दिक्कत एक आती है कि बच्चे जो है वो उनको प्रॉपर गाइडेंस और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। अगर सर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं कि बिहार में बीपीएससी स्टडी का मतलब क्या है? कोई भी एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, आपके फ़ोन में कितने सारे पीडीएफ पड़े होंगे, लेकिन कितने पीडीएफ होंगे जिसको आपने इस्तेमाल किया या दोबारा पढ़ा? सोचिएगा जरूर इस पे। तैयारी तो हमेशा मैम प्रीलिम्स और मेंस की होती नहीं, हमेशा इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलना ही होगा। तो GS2 के लिए बारे में लेकिन आप देखते हुए कि लोग बात नहीं करते, क्यों नहीं करते आखिरकार? मैम बीपीएससी क्रैक करने का सपना अगर मेरा है या किसी भी एस्पिरेंट का है तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? जैसे बिहार की अगर हम सोसाइटी की बात करें तो मिडिल क्लास सोसाइटी हम लोग ज़्यादा, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि हम बीपीएससी को क्वालिफाई करें और अफसर बने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत एक आती है कि बच्चे जो है वो उनको प्रॉपर गाइडेंस और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिस कारण उनकी जो जर्नी है उनकी सफ़र लंबी हो जाती है। और सफ़र लंबी होने के कारण स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको मैंने देखा है कि उनके पास टाइम कम होता है, और वो सफ़र लंबी होने के कारण कभी कभी वो चूक जाते हैं। तो प्रॉपर मार्गदर्शन मिले, अगर गाइडेंस मिले तो वो उस चीज़ को जल्दी कर पाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं कि बिहार में बीपीएससी स्टडी का मतलब क्या है? मैम बीपीएससी स्टडी आईक्यू, क्वालिटी, कंटेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इनोवेशन। और आपने पूछा एक शब्द, तो वो है ट्रस्ट। लगभग 5,000 बच्चे हमारे ऊपर पिछले एक साल में ट्रस्ट कर रहे हैं, और उन 5,000 बच्चों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की जो हमारी इच्छा है और इच्छा शक्ति ही उनके अंदर वो ताकत बनाती है, और उसी ताकत से हम उनको सिलेक्शन दिलवाएंगे, और यही स्टडी आईक्यू को अन्य संस्थाओं से अलग बनाता है। मैम बिगिनियर्स के लिए स्टडी आईक्यू कैसे इम्पोर्टेंट दे सकता है या किस प्रकार से योगदान दे सकता है? सर अगर पिछले कुछ समय में देखें, स्पेशली हम अपने चैनल की बात करेंगे तो बिगनर्स का जो है काफ़ी झुकाव मिला है। मतलब कंपेयर टू अदर चैनल्स बहुत ज़्यादा जो है झुकाव हमारे चैनल पे बच्चों को देखने को मिला है। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ए ट्रस्ट। एक जो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है, उन्हें लगता है कि बेसिक से जो उनको गाइडेंस चाहिए या फिर एक सिंप्लीफाइड तरीके से जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ दिख रहा है अपने चैनल पे। और इस तरीके से और जो है बेसिक बच्चे जिसकी हम सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग उनकी बेसिक्स नीड है, उस हिसाब से बीपीएससी स्टडी क्यों करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इन फ्यूचर आप देखेंगे कि बिगनर्स के अलावा टॉपर्स भी यहीं से दिखेंगे। ठीक है मैम। अच्छा मैम, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप या हम लोग जो हैं या स्टडी आईक्यू जो है मेंस अलग से सेपरेट पढ़ाता है या सिर्फ फाउंडेशन में ही? सर अगर मैं आपसे इस बार की ही बात कर लूँ आंकड़ा की, तो जैसे जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो प्रीलिम्स में जब बेसिक्स हम लोग फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, तो फाउंडेशन में हमारा साथ साथ तो प्रीलिम्स के साथ मेंस भी चलता है। जब नोटिफिकेशन आ जाता है स्पेशली और लास्ट फ्यू मंथ्स बचे होते हैं एग्जाम के, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि मेनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी कराते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है 2-3 साल का, तो उसमें हम लोग प्रीलिम्स के साथ मेंस भी लेके चलते हैं। एंड एक सक्सेस रेट की अगर आपसे बात कर लूँ, तो इस बार भी जो हमारे फाउंडेशन में इनरोल्ड बच्चे थे उसमें से लगभग 70-75 बच्चे जो है प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए हैं। तो सक्सेस रेट इज़ वेरी गुड। राइट, मतलब स्ट्राइक रेट हम लोग बहुत ज़्यादा बेहतर लेके चलते हैं। राइट। मेंस में मैम अगर बात करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम सेपरेट तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेंस में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जब तैयारी के लिए आते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि मेंस होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेंस में कितने पेज मिलते हैं, कितने घंटे में लिखना है, तो इस चीज़ के लिए हम क्या नया कर रहे हैं? सर जैसे मेंस के लिए बच्चों को सबसे पहले तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना, स्पेशली जब आपने ये बात कहा कि बच्चे को नहीं पता होता है, तो दिस इज़ वेरी मच ट्रूथ। जब मैं अभी एक मेंस का क्लास ले रही थी तो उसमें मैंने देखा कि जब बच्चे आते थे उनको ये तक नहीं पता था कि इंट्रो कैसे लिखते हैं, बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। मतलब उनको यही नहीं पता कि इंट्रो में लिखना क्या है। बेसिकली वो स्टार्ट ही कर देते, जो टॉपिक जो लिखा हो उसी से स्टार्ट कर देते हैं। दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ भूमिका, कि किसी चीज़ का भूमिका बैकग्राउंड कैसे बनाना है, और फिर वहाँ से जाके उस चीज़ पे हमको मेन बॉडी पे जाना है। एंड जब मैं कभी टेलीग्राम लाइव वगैरह करती हूँ, और टेलीग्राम लाइव में स्पेशली जब कोई ऐसे बच्चे आते हैं जो मेंस और इंटरव्यू की चीज़ें पूछते हैं, उस समय जो बिगनर्स बच्चे रहते हैं वो उस बात को ध्यान से समझते हैं, और लिटरली वो देखते हैं कि भाई किस तरीके से तैयारी की जाती है, तब वो क्वेरीज पूछते हैं और उनको हम 1 by 1 डील करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए स्पेशली एज ए मेंटोर हमारे पास जितना टाइम हम भी दे रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा फाउंडेशन बैच चलता है, तो उसमें जो है चीज़ों को बिल्कुल तथ्य से जाके जो है समझाया जाता है कि मैं से वहाँ पे एवरीडे जो मेंटर होते हैं, आप वहाँ पे आपको क्वेश्चन देते हैं, फिर आप आंसर राइटिंग करके देते हो। तो बेसिक एक एक चीज़ें जो आप फ्लॉज जो आप गलतियाँ करते हो
वो आपका वहाँ पे करेक्ट होते चलता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है और इसी तरीके से बच्चों को तैयारी करना चाहिए, बेसिक गाइडेंस जो है देते रहेंगे मेंस के लिए भी। अच्छा मैम, आप रेगुलर बेस पे DCA यानी कि डेली करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे लेते हैं, और करंट अफेयर्स का BPSC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 30% योगदान है, एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका एक अलग से सेपरेट सेक्शन है। तो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे बच्चे अप्रोच करें, और इतना बड़ा सेक्शन है उसको कैसे बच्चों को करना चाहिए कि मैक्सिमम स्कोर प्रीलिम्स में कर पाएँ? सर अगर करंट अफेयर की बात करें तो जैसे अगर डायरेक्टली आप बोले डायरेक्टली करंट से वो ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे इस बार का हमने ट्रेंड देखा, जैसे आपने ज्योग्राफी में देखा होगा कूनो नेशनल पार्क पूछ दिया, आपको कोसी मेची लिंक पूछ दिया, या फिर और भी जो आपको NFHS 5 वगैरह से जो डेटा पूछे हैं, तो कई सारे डेटा ऐसे पूछे हैं जो आपको करंट से ही थे इनडायरेक्टली, और क्योंकि वो करंट में थी इसलिए वो ज्योग्राफी में भी पूछा गया, गोदावरी रिवर के बारे में पूछ दिया गया। तो ये सारी चीज़ें अब देखिएगा कि अब एवरेज देखेंगे तो 40 to 45 क्वेश्चंस जो है आपको करंट से आ रहे हैं, एंड नाउ दिस इज़ द गेम चेंजर सब्जेक्ट। अगर आप देखिए तो पूरे एग्जाम का जो है आपको 30% वेटेज इसी से हो जा रहा है। 150 क्वेश्चन में से 30% का, इवन 30% से ज़्यादा, 31-32% आप मान लीजिए कि करंट का ही योगदान है। तो इसको जो है सिस्टमेटिकली करना जरूरी है और रोज़ दिन करना जरूरी है। इफ़ समबडी इज़ देयर, जो बच्चे आजकल के बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं कि मैम ईयरली करंट अफेयर कर लेंगे तो हो जाएगा, मतलब जब एग्जाम का टाइम आएगा तो एक मैगजीन उठा लेंगे तो हो जाएगा। तो सर एक सिंपल सी आप बेसिक चीज़ें समझो कि जैसे मान लो एक दिन में अगर हम बिहार और नेशनल इंटरनेशनल मिला के बात करें तो 20 टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मान लो, है ना। 20 टॉपिक की अगर बात करें तो महीना के 30 दिन में 600 टॉपिक, एंड 12 दिन अगर हम बात करें, पूरे 12 महीने की बात करें तो 7200 टॉपिक। अब 7200 टॉपिक अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है, और लास्ट में आप मैगजीन उठाओ तो आप वहाँ से 2-3 हज़ार फैक्ट्स पढ़ के जाते हो, तो रेस्ट तो आपका 5200 टॉपिक छूट गया वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप 5200 चीज़ें छोड़ के गए हो एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम कि मैं करंट पूरा डील करके ही आऊँगी? नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कि आपको करंट एकदम 100% होता है ना कि श्योर सक्सेस शॉट वाली चीज़ें, तो आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना होगा, फिर उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा। इवन जो मैगजीन की मैं बात बता रही हूँ कि लास्ट में बच्चे जो करके जाते हैं 2-3 हज़ार टॉपिक मैगजीन का, उस 2-3 हज़ार टॉपिक में भी लास्ट में जब वो इतनी जल्दीबाजी में पढ़ के जाते हैं एंड दे डू नॉट गो टू मल्टीपल रिवीजन, तो लास्ट में क्या होता है कि 80% चीज़ें आप मैगजीन में ही छोड़ के जाते हैं, 20% चीज़ें आपके दिमाग में होती है। सो दिस इज़ द मेन रीजन कि आप एक बड़े सेगमेंट में, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आप जाके एग्जाम में लैग कर जा रहे हैं। तो इस पर काम करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो शायद इसीलिए मैम को बच्चे करंट अफेयर्स क्वीन कहते हैं, क्योंकि मैम का जो अप्रोच होता है प्रीलिम्स मेंस दोनों को मिला करके एक कॉन्क्रीट वे में आपको बेहतर कंटेंट देता है, जिसके कारण आप 30% जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में उसको इंश्योर कर सकें। तो मैम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही कि सितंबर के महीने में जो प्रीलिम्स का पेपर हो रहा है, उस प्रीलिम्स के पेपर को लेकर के आपका क्या है, उसको कैसे तैयारी करें? मतलब अभी काइंड ऑफ कि हम जनवरी के महीने में है एंड वी हैव 9 मंथ्स अराउंड, तो उस 9 महीने में करंट अफेयर्स को कैसे इतना दुरुस्त कर लें कि उसके बाद हमारे लिए, क्योंकि इस बार तो मेंस के लिए तो हमारे पास समय मिल गया, बट जैसा देखा जाए तो मेंस आपके लिए सिर्फ 3 से 4 महीने मिलते हैं, तो कैसे अप्रोच लेके जाएं कि आपका दोनों सेगमेंट हो जाए? सर अगर करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स में तो कम से कम 12 महीने का तो आपको बिल्कुल कंक्रीट होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कुछ आपको इंडिसेस वगैरह आते हैं, जैसे आपको रिपोर्ट्स हो गए, जैसे हाल में NFHS 5 से आपको पूछा, या फिर आप PLFS रिपोर्ट देखेंगे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में आपसे पूछा, तो ये कई सारी चीज़ें हो गई, या फिर इकोनॉमिक सर्वे बजट हो गया, दैट इज़ वेरी ट्रेंडिंग और एवरग्रीन टॉपिक्स। तो ये सब चीज़ें जो है वो करना ज़रूरी है। तो 12 महीने का आप जनरल करंट करो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज़ें करके जाओ, तो ऑफ कोर्स अगर वहाँ पे ऑन एन एवरेज इफ़ देयर इज़ 45 क्वेश्चंस, तो 45 में से जो है आप 35-40 जो है वो करके आ जाओगे, दैट्स वेरी मच श्योर। तो उस तरीके से चलना होगा। एंड जैसे मान लीजिए कि अभी करंट की बात कर ले तो अक्टूबर से जो है हम लोग करना बहुत ज़रूरी है। जो हम साइकिल लेके चल रहे हैं एग्ज़ाम का वो है सितंबर, तो पिछले 12 महीने का सितंबर से लेके इस अक्टूबर से लेके अगले सितंबर तक ये करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे चैनल पे भी है, अभी मैं रोज़ का रोज़ करा रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मंथली प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं। तो उस तरीके से बच्चे जो है पूरे 12 महीने का जो है कंक्रीट वे में तैयारी कर सकते हैं। और फिर और देखते हैं जो बच्चे की डिमांड हुई, इनोवेशंस चलते रहेगा। बच्चों को एक एक्सेल सीट देंगे कि भाई एक्सेल सीट है ये तुम देख लो, पूरे टॉपिक्स जो महीने में हम पढ़ा रहे हैं उसको एट लास्ट में एक जगह पे कंपाइल करके एक्सेल सीट देंगे, और वो एक्सेल सीट काइंड ऑफ और वो एक्सेल सीट बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे कि ये टॉपिक है जो आपको कवर कर दिया गया, ये महीने के 500-600 टॉपिक है जो कवर कर दिया गया है। आपको अगर लग रहा है कि इसमें कुछ छूटा है
तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कीजिए, आप मेंशन कीजिए कि मैम ये टॉपिक है जो हमारा छूट गया, इसको आप कवर कराओ। हम 500 नहीं, हम 1000 टॉपिक कवर कराएंगे, बट थिंग इज़ देयर कि डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपकी चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, ताकि एट लास्ट जब ये नहीं कि हाँ जब एग्ज़ाम साल भर हो गया, एग्ज़ाम आ रहा है, उस समय हम सोच रहे हैं कि अरे यार मैम ये छूट गया वो छूट गया, उस समय तो जितना सामने होता है उतना ही को आप रिवाइज कर लो, वही बहुत बड़ी बात होती है। सो नाउ दैट इज़ द प्रॉपर टाइम कि इस समय हम आइडेंटिफाई करें कि कुछ छूट तो नहीं रहा है और उसको उस तरीके से लेते चले। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, आपने एक जो मेंस की बात पूछी है कि भाई मेंस में करंट अफेयर का जो है अभी से हम कैसे लेके चल सकते हैं, तो सर ओवर द टाइम जैसे आपने भी देखा होगा कि अब जो पेपर का जो नेचर इमर्ज हो रहा है, स्पेशली जब से एसए पेपर को इंक्लूड कर दिया गया है, और अब के जो एग्जामिनर है वो थेरेटिकल से ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल, अप्लाइड नेचर का, कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें चल रही है आप उसको कितने अच्छे से देख रहे हो, उससे कोरिलेट करके आप कैसा दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैड गिवन द एग्जांपल कि जैसे तमिलनाडु में एक जो एससी फीमेल थी, है ना, उन्होंने खाना बनाया, मिड डे मील जो चलता है, मिड डे मील बनाई, तो वहाँ के जो है ब्राह्मण जो थे, वहाँ के ब्राह्मण के बच्चों ने उस खाना को खाने से अपोज कर दिया जस्ट बिकॉज शिवा जैसी। तो ये ऐसी जो चीज़ें एग्जाम्पल से यू, दिस इज़ वेरी जेन्यून सिंपल एग्जाम्पल, बट यू कैन कोरिलेट इन दैट पेपर कि देखो सोसाइटल पार्ट में जब आया कि ये चीज़ आ रही है एंड दैट शुड नॉट बी, वहाँ आप अपनी पॉजिटिव ओपिनियन दे सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी को आप देखेंगे, खास करके अभी एआई को लेके चल रहा है चीज़ें, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके चीज़ें चल रही है, तो ऐसे जब लाइव एग्जाम्पल सब देंगे तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव होता है और कहीं ना कहीं हमें कॉपी भरने में भी जो है वो ईजी होता है, जो कॉपी भरना जो कि एक एग्जाम का मेन पार्ट होता है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए मैं सुबह में जब करंट अफेयर पढ़ाती हूँ तो इन बिटवीन जब भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चों को मुझे बोलना चाहिए कि ये जो पॉइंट है ना, ये आप यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो अपने मेंस में। सो आई डू से कि आप जो है ना, एक मेरे क्लास में जब बैठते हो तो एक कॉपी रखा करो, उस कॉपी का नाम होना चाहिए आपका मेंस कॉपी, और उस मेंस कॉपी में आप जो है पूरे साल भर का जो है फॉर्डर जमा करोगे। फॉर्डर वो चीज़ होता है जो मेंस में जिसको यूज करके हम अपने आंसर राइटिंग को इनरिच कर सकते हैं। आपने भी मल्टीपल टाइम मेंस दिया है, आपको आइडिया हुई होगा कि जब हम मेंस के एग्जाम में क्लासरूम में बैठे होते हैं तो दिमाग कितना अंडर प्रेशर होता है, आती हुई चीज़ें भी हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारे दिमाग में कम से कम 50-60 फॉर्डर पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए, पहले से इतनी रटी रटाई होनी चाहिए जो हमें पता चले कि भाई हमको एग्जाम में इसको एग्जीक्यूट कर देना है, करके ही आना है, और वो चीज़ें आपको बार बार रटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब मैं बच्चों को मेंस का पढ़ा रही थी तो मैंने उसके एग्जांपल दिया था कि जैसे स्किल लेवल पे बात चल रही है, बिहार गवर्नमेंट के बहुत सारी चीज़ें आई है, 7 निश्चय 3 को भी आप देखेंगे तो स्किलिंग को लेकर बात आ रही है, ठीक है, 7 निश्चय 2 और 1 में भी था ये थीम कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे था, मैंने बताया था कि एक इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर 98% वर्कर आर अनस्किल्ड, वेयर एज जापान इज़ अ कंट्री वेयर 98% पीपल आर स्किल्ड। तो ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं वो आप पूरे सालों भर जब सिस्टमेटिक तैयारी करोगे तभी होगा। आप जब सोचोगे कि नहीं अंडर प्रेशर, जब मैंने मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट करता हूँ, उस समय मैं सिलेबस पढ़ूंगा कि सिलेबस क्या है नहीं है, फिर सिलेबस को देखूंगा, सिलेबस को समझूंगा, फिर उसमें मैं फॉर्डर पॉइंट्स करूँगा, तो नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप रिविजन कर लोगे उस सारी चीज़ों को, जाके आप एग्जीक्यूट करके अंडर प्रेशर एग्जाम में आ जाओगे। तो इसके लिए चीज़ों का जो रिविजन है मल्टीपल टाइम ज़रूरी है, और रिवीजन जो है वो तभी पॉसिबल है जब आप चीज़ों को सिस्टमेटिकली थॉरली पूरी साल पढ़ते हो। जैसे फाउंडेशन बेस का जो कॉन्सेप्ट आता है हम लोग बच्चों को सजेस्ट करते हैं, सो व्हाट इज़ दैट, उसका कॉन्सेप्ट वही है कि भाई तुम सालों भर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो। यहाँ पे जब सालों भर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तभी तुम्हारा दिमाग जो है वो अप्लाइड, जो आपने बोला ना कि अप्लाइड क्रिएटिविटी तभी आएगी कि आप जाके एग्जाम में क्रिएट कर पाओगे चीज़ों को। अदरवाइज दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप एक दिन में जाओ और वहाँ पे सोचो कि नहीं नहीं बस ठीक है, मतलब हम कर लेते हैं। सो दैट इज़ द थिंग रिक्वायर्ड। लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे, खासकर अगर हम बात करें हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की, वी आर अ फेबुलस मेंटर बेस्ड जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, एंड अराउंड हमारे पास लगभग 2000 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं इंटरव्यू के लिए। तो फॉर अ स्टूडेंट जो हमारे इंटरव्यू वाले बच्चे हैं जो इंटरव्यू इस बार देने जा रहे हैं, खासकर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ड्रेस कोड होना चाहिए? यस, फीमेल को लेके जो ड्रेस कोड का था वो मेरे पास भी बहुत सारे क्वेरीज हैं कि मैम इंटरव्यू में ड्रेस कोड क्या रखने चाहिए। ठीक है, वैसे मेंस के लिए अगर बात कर ले तो मेंस के लिए तो एज सिंपल, मोस्टली जो है 99% जो बच्चे हैं वो वही प्रीफर करते हैं अपना कोट पैंट ब्लेजर, काले रंग का। हाँ जी, काले या फिर ब्लू, है ना। बट जब फीमेल की बात आती है तो देयर इज़ कन्फ्यूजन एंड दैट इज़ वेरी जेन्यून कन्फ्यूजन। तो उसमें क्या होता है कि सर जैसे मान लीजिए कि
मैं ऐसा मानती हूँ कि ड्रेस वैसा पहनना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को जिसमें आप कंफर्टेबल हो। वो ड्रेस कोई भी हो सकता है, वो साड़ी भी हो सकता है। अगर आपको साड़ी लग रहा है कि आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप साड़ी कैरी करो। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ब्लेजर पैंट में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी, खास करके जो DSP प्रेफरेंस वाली गर्ल्स होती हैं, सो दे आस्क फॉर कि ब्लेजर पहन सकते हैं क्या मैम, ब्लेजर पैंट और शर्ट, तो वो भी है। सलवार सूट पे भी पहन सकते हो आप, जो कंफर्टेबल हो। लेकिन एक जो मेरी तरफ से सजेशन होगा कि चाहे आप ड्रेस कोई भी पहनो, बट डू प्रीफर द ब्लेजर टू हैव देयर। अगर आप ब्लेजर पहनते हो तो वो एक काइंड ऑफ फॉर्मल लुक देता है, तो ब्लेजर ज़रूर रखना चाहिए, चाहे वो साड़ी हो, सलवार सूट हो, या फिर शर्ट पहनते हो, जो भी पहनते हो। सर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार में स्टडी IQ का मतलब एक शब्द में क्या है? मैम एक शब्द कम पड़ेंगे, लेकिन 3 शब्द मैं बोलना चाहूँगा, क्वालिटी, कंटेंट और इनोवेशन। और एक शब्द में अगर इसको पिरोया जाए तो वो है ट्रस्ट। हमारे पास 5000 बच्चे हैं और ये 5000 बच्चे सिर्फ 1 साल के अंतर्गत आए हैं, और उनका ट्रस्ट है और उनको मंजिल तक ले जाना हमारा मेन मोटिव है। चाहे उसके लिए हमारी लंबी लंबी क्लासेस करनी पड़े, चाहे आपको संडे को भी क्लास क्यों ना करना पड़े, हम तैयार रहते हैं। हमारे पेड कोर्स हो, हमारे YT कोर्स हो, तो ट्रस्ट के साथ ही ये बिल्ड है। और स्टडी IQ चैनल सिर्फ हमारा या उनका नहीं, ये चैनल हम सब का है। तभी आप एक बात कहते हैं कि आपके ज़िले में जो अफसर होंगे उनसे जाके पूछना, तो स्टडी IQ का नाम बताएंगे। स्टडी IQ से अगर आपको जानना है मैम, हाँ जी, तो हमसे नहीं पूछिए, आपके ज़िले के जो अधिकारी हैं उनसे पूछिए स्टडी IQ के बारे में, वो आपको अच्छा रिव्यू देंगे स्टडी IQ है क्या। हाँ जी सर, ये तो है इंडिया का लार्जेस्ट अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, दैट इज़ ट्रू। अगर बच्चे की सर बात करें कि आजकल डेविएशन बहुत ज़्यादा है, एंड ऑफ कोर्स डेविएशन होने का जो रीज़न है आप समझ रहे हैं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर आपको किसी कोर्स को कैरी करना है या फिर कुछ जाना है, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। और ये मल्टीपल ऑप्शन कहीं ना कहीं फ्रूटफुल के अलावा ये डेविएशन का भी एक रीज़न बनता है। तो इस डेविएशन से कैसे बचे, एंड वाई टू चूज BPSC स्टडी IQ अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल डेविएशंस? बिल्कुल मैम, एक स्वाभाविक सी बात है, जब हम मार्केट जाते हैं एक चेयर खरीदने के लिए तो वहाँ भी हम 2-3 चॉइस को देखते हैं। तो बेसिकली बच्चों को ये करना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स, अगर अंकिता मैम बढ़िया पढ़ा रही हैं, जो कि अच्छा पढ़ा रही हैं, उनको उसे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। आपको किन से समझ में आ रहा है, आपको एक बार ट्रस्ट करना है। अगर आपने करंट अफेयर्स के लिए अंकिता मैम पे ट्रस्ट किया, बिहार स्पेशल के सर पे ट्रस्ट किया, और स्टडी IQ पे अगर आपने ट्रस्ट कर लिया, इट मीन्स कि आपको अपने पूरे सीजन स्टडी IQ की तरफ आना है। आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, हमारे मेहनत को दे सकते हैं। हर रोज़ किस प्रकार से सारे क्लासेस, क्वालिटी, कंटेंट और साथ ही साथ नई इनोवेशन के साथ हम लोग लेकर के चलते हैं। तो आप इस डिस्ट्रैक्शन में, वो कहते हैं ना आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारा कंटेंट होना भी एक तरीके से नुकसानदेह है। और मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को कि 10 किताब को पढ़ने से बेहतर है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। आप अंकिता मैम की क्लास को या आदित्य सर की क्लास को के अलावा 10 क्लास करने से अच्छा है कि आदित्य सर या अंकिता मैम की क्लासेस को आप 10 बार करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। एग्जैक्टली सर, रिवीजन पार्ट जो है अब कहीं ना कहीं वो मिसिंग दिख रहा है। हम लोगों के समय जब बच्चे पढ़ते थे, हम लोग जो 80s वाले लोग हैं हम लोग अरे नहीं, 90s तो हमारी समय से जो ये पार्ट है वो थोड़ा सा कम था, बच्चे डेविएट कम होते थे और वो एक फोकस्ड होकर तैयारी करते थे, चाहे बुक हो या फिर कोई भी क्लासेस हो, एक क्लासेस ले उस तरीके से। बट अभी के टाइम में डिवीजन ज़्यादा है, दैट इज़ वेरी मच ट्रू। और शायद इसीलिए हम लोग आज ठोस हैं कि हमें अपने सब्जेक्ट के प्रति अगर पकड़ है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमने अपने सब्जेक्ट को ठोस किया, हमने ट्रस्ट किया उस प्रोसेस पे, हमने ट्रस्ट किया उस किताब पे, हमने ट्रस्ट किया उस टीचर पे जिससे हम पढ़ें। दैट टाइम हम लोग ड्रॉ करके भी तो पढ़ते थे, आज मैप ड्रॉ करना, लिख लिख के पढ़ना, आज वो लिख लिख के कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं जो इरेज हो रहा है। अब तो एक तो डिजिटल जमाना आ गया, बच्चे हर चीज़ में PDF सेव कर लो, कॉपी कट कर लो, पेस्ट कर लो, है ना। जैसे एक भी एस्पिरेंट है, कोई भी एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, आपके फ़ोन में कितने सारे PDF पड़े होंगे, लेकिन कितने PDF होंगे जिसको आपने इस्तेमाल किया या दोबारा पढ़ा, सोचिएगा जरूर इस पर। और इसीलिए बताते हैं डेविएशन से बचना है। आइए हमारे पास देखिए, जितना एग्जाम में आएगा उतना ही पढ़ाएंगे, नाप तोल करके पढ़ाएंगे और आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। एंड लास्ट में सर क्या होता है ना, रिवीजन कम होने के कारण आपने भी फेस किया होगा कि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हज़ारों बच्चों का मैसेज आएगा कि मैम बहुत एंजाइटी हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रहा है। उस समय बीइंग अ टीचर हमें भी जवाब नहीं मिलता कि हम इनको एक्चुअल बात क्या बोले, तो उस समय हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं साहस ही देते कि नो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बट तक अगर आप इस बात को जाएंगे एंड आप एनालाइज करेंगे, तो दिस इज़ अ रीज़न कि रिवीजन कम होने के कारण वो लास्ट की एंजाइटी होती है, कि जो चीज़ें भूलने का जो गम होता है कि भाई भूल ना जाए, उस डर में जो है एंजाइटी होती है, स्पेशली बच्चों को, है ना।
और अभी के समय में सर देखिए तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम हो रही है स्पेसिफिकली, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, तैयारी तो हमेशा मैम प्रीलिम्स और मेंस की होती नहीं, हमेशा इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलना ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी बच्चा अगर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो वो इतना तो इंश्योर हो जाए कि 70 से 80 नंबर वो ले ही आएगा, और हमेशा 5-10 नंबर वो हमेशा पीछे ही रहेगा कट ऑफ से। तो इसके लिए उसके लिए डेडिकेटेड जो है, कहीं पे भी आपको डेडिकेटेड तरीके से अगर प्रीलिम्स से पहले 2 महीने पहले सारे के सारे सब्जेक्ट को जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से समझा दिया जाए, उसको आपको रिवीजन करना होता है। करंट अफेयर्स ऐसा पोर्सन जो ज़्यादा मेजर पोर्सन है, जनरल साइंस या फिर अगर मान के चलिए बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, जो 4 मेजर पोर्सन है इसको आपको अच्छे से कवर अप करना होता है। और ये सब कुछ हम मुहैया कराते हैं हमारे कोर्सेज में। जहाँ हम बात करते हैं कि हम फाउंडेशन के बाद एग्ज़ाम के 2 महीने पहले डेडिकेटेड एमसीक्यू बैच देते हैं, 5100 एमसीक्यू दे रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिस करे, ताकि जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ रहा है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्वेश्चन में बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे, इसको हम इंश्योर करते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं डेडिकेटेड प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी हम देते हैं हमारे कोर्सेज में, जिसके कारण उसका प्रीलिम जो निकलेगा ही निकलेगा। और इस सक्सेस रेट, जैसा कि मैम ऑलरेडी आपने बताया कि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है, और इसीलिए हमारा बेहतर है कि हम भीड़ को नहीं, हम उन जेन्युइन बच्चों को पढ़ाते हैं जो सिलेक्शन पाते हैं। एग्जैक्टली सर। अब सर अगर बात करें तो आपने जैसे देखा होगा कि GS2 जो हमारा एक बहुत काइंड ऑफ कर सकते हैं कि जैसे करंट अफेयर को बोलते हैं गेम चेंजर, है ना सब्जेक्ट, वैसे GS पेपर 2 को बोलते हैं गेम चेंजर, स्पेशली व्हेन इट कम्स विद रिस्पेक्ट टू दैट मेंस पार्ट। तो GS2 के लिए बारे में लेकिन आप देखते हुए कि लोग बात नहीं करते, क्यों नहीं करते आखिरकार? देखिए, प्रीलिम्स मैम होता है जस्ट लाइक अ गेट में आप एंटर कर गए, मेंस आपको सिलेक्शन दिलाता है एंड इंटरव्यू गिव्स यू अ रैंक। तो जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो GS1 का जो पोर्शन है दैट वाज बेसिकली करंट अफेयर्स को हटा दी, दैट वाज फिक्स। हिस्ट्री में वही टॉपिक है, हाँ, मैथ्स या DI में वही टॉपिक है आपका। लेकिन GS2 की बात करते हैं तो समय के साथ इनोवेट हो रहा है, और GS2 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं भी किसी भी संस्था पे या कहीं पे भी अगर आपको GS2 कहीं पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो वो जो है आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा, क्योंकि GS2 में ही बच्चे फंसते हैं। और जब हमारी अपनी ही बात करते हैं, हमारी संस्था की बात करें, तो हम लोग 4 वर्कबुक देते हैं मेंस के लिए। उस 4 वर्कबुक में 3 वर्कबुक यानी कि हमारा साइंस एंड टेक, आप जाके देख लीजिए कहीं पे भी साइंस एंड टेक को लेके बात नहीं हो रही। जैसा कि ऑलरेडी आपने बताया, जो इकोनॉमिक्स का पहले जो पोर्शन था जो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से पे बेस्ड था, अब वो बढ़ करके इनोवेशन की तरफ आ चुका है, अप्लाइड इन नेचर की तरफ आ चुका है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को रिलेट करके आ रहा है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था तमिलनाडु वाला केस, उसको वहाँ पे एग्जाम्पल में पुट करना, यानी कि आपको करंट अफेयर्स साथ ही साथ बिहार स्पेसिफिक और GS2 के सेगमेंट्स को साथ लेकर के चलना होगा। और ये सब कुछ कहीं पे आपको अगर मिल रहा है तो वो आपको बेस्ट और वो ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि GS2 जो है कहीं ना कहीं, जब मैं बोल रहा हूँ कि मेंस आपको अगर रैंक दिला रहा है, मेंस आपको अगर सिलेक्शन दिला रहा है, तो GS2 उसमें सबसे बड़ा योगदान करता है। और GS2 का फायदा आपको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में मिलता है जहां आप अपने इनोवेशन आइडियाज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं, इंटरव्यू में मिलता है। तो GS2 से बचने या GS2 से बात करने के लिए लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि एक ऐसा टॉपिक एक होता है ना, जैसे बहुत एक एग्रेसिव टॉपिक है जिसमें आदमी जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसके बिना काम चलता नहीं है, टफ है, डोमेन बहुत ब्रॉड है, Exactly. प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि हाँ भाई क्या क्या आ जाए, किस तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन जहां पे रिस्क होता है वहां पे इश्क होता है, तो GS2 रिस्क है, तो यहाँ पे इश्क है आपका सिलेक्शन के रूप में। हाँ जी सर। एंड उसके अलावा अगर देखें तो अभी के समय में जिस तरीके का नेचर आ रहा है, GS2 का क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं एंड आपको सबको टच करना है। और 68 के बाद से खासकर जो पैटर्न चेंज हुआ है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी करके उसमें 5 क्वेश्चन, 7 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, उसके बाद से आपको हर क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, कितना लिखना है, एंड कोर टू कोर बात लिखना है। आप यहाँ पे बात नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हिस्ट्री में कुछ ऐसा पोर्शन है जहाँ आप अटक रहे हैं, तो हिस्ट्री सबको आ रहा है, वहाँ पे कुछ आप लूज कर सकते हैं और आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन GS2 ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप लूज नहीं कर सकते। टेक्निकल सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, तो लूज नहीं करना है, कट टू कट बात करना है। और जितना आपके दिमाग में, आपने ऑलरेडी बताया कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिख करना है, तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से लिख करके जाना होता है। हाँ जी सर, ये तो बहुत ज़रूरत है इसकी। जैसे अगर हम बात करें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो बिगनर्स हैं अभी, ठीक है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि तैयारी कैसे करनी है? जैसे ये तो दिस इज़ वेरी मतलब सिंपल क्वेश्चंस है ना, वेरी क्या बोल सकते हैं आप, फ्लोइंग क्वेश्चन बोल सकते हैं कि नॉर्मल डेज में आपसे भी बच्चे पूछते होंगे, मेरे से भी पूछते हैं कि मैम तैयारी स्टार्ट करनी है BPSC की, कैसे स्टार्ट करें?
एंड स्पेशली सर अगर अपने चैनल की बात करें हाँ। बीपीएससी स्टडी आईक्यू को, तो हमारी मैक्सिमम जो जनता है वो प्रीलिम्स को भी टारगेट कर रही है, बीपीएससी को। तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो इस बात के लिए आप एक बात बताएं कि बच्चों को क्या कहना चाहेंगे। देखिए हम लोग बिहार से आते हैं। बिहार में जो है ना न्योता पड़ता है, तो सब बच्चा को न्योता देते हैं हम लोग। हमारे चैनल पे भी बिगनियर सीरीज चल रहा है, और ये जनरलाइज कंसर्न है। ये बेसिकली बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है, और ये अभी से पूरा वीक हमारा चल रहा है उसी से रिलेटेड। और हर रोज शाम में 5 से 8 चल रहा है हर सब्जेक्ट का, जिसमें शुरुआत मेरे से हो रही है बिहार स्पेशल, फिर आगे करंट अफेयर्स आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, साइंस एंड टेक आएगा, कि हर सब्जेक्ट में आप कैसे करें। उसमें हम लोग यही आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से इसको लेकर के जा सकते हैं, और उस सेशन में आप आइएगा, सीधा न्योता है। रही दूसरी बात कि आपको कैसे शुरू करना चाहिए, तो मेरे भाई GS2 जो पोर्शन है, GS2 पोर्शन में आपका 2 सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी। उस 2 सब्जेक्ट को अगर आप बेस्ट कर लिए ना, आप सबसे अच्छी बात है कि आपको न्यूज़ समझ में आएंगी। अगर आप करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है, समझना है अच्छे से, तो आपको थोड़ा बहुत पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। और जो बिगिनियर सीरीज हम उसमें यही बताएंगे कि बेसिक से बच्चा, मतलब जब हम बोलते हैं बेसिक टू एडवांस, यानी कि A to Z बोलते हैं, एक फाउंडेशन उसके अंदर बिल्ड करते हैं, तो वही चीज़ हम करने वाले हैं हमारे बिगिनियर सीरीज में। हाँ जी सर। तो इस तरीके से जो है नए बच्चों को विल गाइड कि भाई किस तरीके से आप तैयारी जो है वो कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि हमने बात किया कि एक प्रॉपर मार्गदर्शन जो है, स्पेशली जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं एंड यू आर एमिंग टू बी एन ऑफिसर, कि भाई हमें अफसर बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करना है, तो इसकी तैयारी जो है ऑफ कोर्स बड़ा सा एग्जाम है। इट्स लाइक समुद्र में से एक मोती निकालना। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर मार्गदर्शन की ज़रूरत है, एंड बिगनर्स को स्पेशली जो है एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी जो जर्नी हो वो छोटी हो सके और वो जेन्यूनली ऑफिसर बन सके। ऐसा नहीं कि 8 साल 10 साल उन्होंने अपने आप को घिस दिया एंड क्लास जाके दूसरे जॉब की फिर तैयारी में लगे कि यार ये मेरे से हो नहीं पाएगा, नाउ आई एम फ्रस्ट्रेटेड, अब मेरा एज खत्म हो गया। स्पेशली आप देखिए, तो हमने बात किया जैसे गर्ल्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो गर्ल्स को सर काफ़ी कम टाइम मिल पाता है। गर्ल्स के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं। ये एक तो अपना जो एग्ज़ाम है उसका है कि भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे उसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, है ना। लेकिन ग्रेजुएशन ख़त्म करते करते के गर्ल्स के पे भी और अलग भी तरीके के प्रेशर्स आने लगते हैं, लाइक मैरिज एंड ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स। बहुत सारे ऐसे फैमिली जो भी हैं जो अब मौका दे भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बट उसके अलावा जो है कि एक हमें यहाँ पे ये अप्रोच रखना होगा बिगनर्स के लिए स्पेशली, कि हमें जो है अगर ये नहीं सोचना होगा कि भाई हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। अगर हमें पता है कि भाई हमें टाइम कम मिल रहा है ना, तो हम ग्रेजुएशन से पहले से ही लग जाएंगे। और आपने भी देखा होगा कि ओवर द टाइम व्हाट वी फेल्ट कि ऐसे बच्चे जो पहले से ही अवेयर है, पहले से ही तैयारी में लगे हुए, उनका सक्सेस रेट जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे बच्चे ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो सोचते हैं कि नहीं ग्रेजुएशन हो जाएगा, हम फॉर्म फिलअप करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इज दिस द राइट स्ट्रेटजी कि जब फॉर्म आएगा फिर हम तैयारी स्टार्ट ही करेंगे? नहीं मैम, तैयारी जो होती है आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग से होती है, और देयर इज़ नथिंग लाइक कि भाई प्रीलिम्स है ये मेंस है। हमेशा इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, और इसीलिए हम 1100 प्लस घंटे की जब लाइव क्लास में हम बोलते हैं, तैयारी कराते हैं, तो उसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कराते हैं। ऐसे बच्चे, क्योंकि एक कंसर्न होता है जनरलाइज कंसर्न, जैसे जब भी हम तैयारी करते हैं शुरुआती दौर में रहते हैं, तो जब हम फाउंडेशन पढ़ते हैं, फाउंडेशन पढ़ने के बाद एग्जाम से 2 महीने पहले हमें पूरा का पूरा प्रीलिम्स फोकस्ड होना पड़ता है। उसमें हम डेडिकेटेड 2 महीने का प्रीलिम्स MCQ बैच कराते हैं, डेडिकेटेड प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स कराते हैं, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स हुआ, जो कि डेफिनेटली होना है इतने मेहनत करने के बाद, तो हम उसके बाद उसमें मेंस में स्टडी करेंगे, टाइम होगा। एग्जैक्टली जो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे उनका काम हो ही जाना है यहाँ पे। सर आफ्टर रिसर्च थ्रू ऑल, अगर आपने देखा होगा तो वेरियस टाइम वी हैव टॉक्ड आल्सो कि जितने भी अपने देश के जितने भी PCS हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली नेचर वाइज हमारे BPSC ईजी है, डुएबल एग्जाम है। लेकिन थोड़ी सी इसमें आपको स्ट्रेटजी के साथ चलना होगा, टाइम देना होगा, रगड़ के कम से कम आपको 1 साल का प्रिपरेशन करना होगा। तो ये डुएबल एग्जाम है। एंड मेंस के बारे में जैसा कि आपने बताया है कि इट्स वेरी एंटिसिपेटरी एग्जाम, कि वहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कि GS पेपर 1 स्पेशली कि क्या क्या आना है। एग्जैक्टली। तो मैम इसका भी सॉल्यूशन है। मतलब हम जब हमारे आरंभ बैच को बोलते हैं, तो आरंभ बैच में हमारे एक मेंटरशिप होते हैं, और ये मेंटरशिप को ऐसे नहीं, हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स होते हैं जो 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू तक फेस कर रखे हैं। वो मेंटर्स आपको गाइड करते हैं कि क्योंकि वो उस जर्नी से गुजर चुके हैं, उनको पता है कि कहाँ पे इस सिचुएशन पे आप क्या सोच रहे हैं। आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स आपका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रह गया इन केस,
तो आपको कैसे उससे टैकल करना है, अगले साल के लिए कैसे तैयारी करनी है, मेंस को कैसे स्ट्रक्चर करना है, किस प्रकार से आपको इंटरव्यू पे जाना है, तो वो उनको सब कुछ पता है। और हमारे अंदर जो मेंटरशिप है, दे आर वेरी क्वालिफाइड। और इंडिविजुअल मेंटरशिप जब हम उनको प्रदान करते हैं, इट मीन्स कि हम उनके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ का ख्याल रखते हैं और साथ ही साथ उनको रूटीन बना के देते हैं। और इसीलिए तो स्टडी IQ सबसे अलग है और सबसे यूनिक फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है। एग्जैक्टली सर। तो एक प्रॉपर जो है मार्गदर्शन जरूरत है, दैट इज़ द सिंपल फंडा। ओके, अब अगर आते हैं सर, बात कर ले कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हम लोगों को देख रहे होंगे, मुझे और आपको सुन रहे होंगे, ठीक है, एंड दे आर वेरी कीन और इंटरेस्टेड कि सर मैम क्या बोल रहे हैं। तो अगर बात करें सर कि लास्ट, अगर हम बात करें कि 30 जो हमारा 71st BPSC का एग्जाम आने वाला है, तो इसके बारे में 3 मैसेज जो हम बच्चों को देना चाहेंगे, तो वो 3 मैसेज सर आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ कि आपको GS2 पे फोकस करना चाहिए। और GS2 पे, क्योंकि मेंस एक ऐसा पोर्शन है ना जिसको आप तुरंत सही नहीं कर सकते, आपको उसमें टाइम देना होगा, वैल्यू एडिशन देना होगा, कंटेंट देना होगा। जैसे हम लोग जब वर्क करंट को कोरिलेट करना होगा स्टैटिक से, बिहार स्पेसिफिक को कोरिलेट करना होगा, करंट को कोरिलेट करना होगा, सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज चाहिए और लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। और ये सब कुछ आपको हम प्रदान करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ स्टडी IQ आपको प्रदान करता है। आप देख लीजिए, कंपेयर कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप जाइए, देखिए, हम कुर्सी भी लेने जाते हैं ना, तो एक बार चूज करते हैं कि रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, नीला चाहिए, इस चीज़ को के बीच में। तो आप पता कीजिए, और एक बार अगर आपने हम पे ट्रस्ट किया तो ट्रस्ट को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि हमारा नाम ही ट्रस्ट है। हम ट्रस्ट और आपके ऊपर भरोसा जो है ना, या आपका हमारे ऊपर जो भरोसा है, इसी भरोसे से हमारा सिस्टम पूरा चलता है। और हम लोग जो 3 बातें उनको कहना चाहेंगे कि आप GS2 के ऊपर फोकस कीजिए, बिहार सेंट्रिक करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस कीजिए, और साथ ही साथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि भले ही कितना भी स्मार्ट वर्क आ जाए, शॉर्टकट आ जाए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। बिना सेक्रीफाइसेस के सिलेक्शन ले पाना मुश्किल है आजकल के इस दौर में, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, कोचिंग को लेकर के ना बहुत मिसकंसेप्शन है। एक ऐसा बन किया कोचिंग ये, कोचिंग वो, बट कोचिंग हमेशा अच्छे बच्चे करते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए मैम कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के ऊपर अगर 10-15 टीचर लग गए हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसको सही गाइडेंस ही देंगे। और हम लोग यहाँ पे वो प्रोवाइड कराते हैं अपने 1100+ घंटे की लाइव क्लासेस में। एग्ज़ाम, प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले 2 महीने के हमारे क्रैश कोर्स में, जो कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स होगा। इसके अलावा MCQ का कोर्स देते हैं, 5100 MCQ, समझे, 5100 MCQ, जो कितना रिलेवेंट होगा। बहुत सारे बच्चों का मुझे फीडबैक भी आया था कि मैम दैट वाज वेरी, मतलब बहुत फ्रूटफुल रहा, और आज मैं क्वालिफाई कर गया हूँ प्रीलिम्स, तो 5100 MCQs का बहुत योगदान है। एग्जैक्टली मैम, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद प्रीलिम्स होने के बाद हम मेंस का भी अच्छे से कराते हैं। और इनफैक्ट ऐसे बच्चे, क्योंकि हमारे बिहार में दिक्कत एक ये भी है कि हमारी स्कूलिंग सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है, तो उन स्कूलिंग सिस्टम में जो आपका बेस बनना चाहिए वो बना नहीं, और वो बेस हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे NCERT कोर्सेज के साथ। तो ये हमारे आरंभ बैच को, या जो हम पेड कोर्स देते हैं, इसको बेस्ट बनाता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी जो हमारा बिगिनियर सीरीज चल रहा है, आप आइए देखिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। शाम को 5 से 8 चलता है हर सब्जेक्ट का रेगुलर बेस्ड पे। आपको पता चलेगा कि कितनी हम मेहनत करते हैं हमारे कॉन्टेंट पे। और जैसा कि मैम ऑलरेडी मैंने बताया कि स्टडी IQ मतलब होता है क्वालिटी, कॉन्टेंट और इनोवेशन, और ये सब कुछ मिला करके एक बनता है ट्रस्ट। और वो जो ट्रस्ट है वो आपके मार्गदर्शन में बहुत ज़रूरत है। बिना ट्रस्ट का जो है मार्गदर्शन नहीं हो सकता। वो आपको एज ए स्टूडेंट अपने टीचर पे होना चाहिए, और एज ए टीचर हम लोगों को अपने स्टूडेंट पे होना चाहिए कि भाई एक जो है हम एक परिवार है, एक BPSC स्टडी IQ का अपनी परिवार है, और इस पूरे परिवार को सफल बनाना है। कल हो के हमें एक अपना जो है ना हैंड्स हमेशा अप होना चाहिए कि एक BPSC स्टडी IQ का परिवार थी, इस परिवार में सबने मिलकर अपना रोल निभाया, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट्स, एज ए मेंटोर, एंड नाउ वी आर प्रॉस्पेरिंग। आज हमारे जो बच्चे हैं वो अफसर बन के एक जगह पे जो है अपने जगह पे अपने सक्सेस की राह पे जो है चल रहे हैं। तो ये हमारे टीचर्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ा जो है, क्या बोलते हैं, कि हमारे लिए भी वही सफलता है, आपकी सफलता, हमारी सफलता। सो दैट इज़ द थिंग। थैंक यू सो मच।